नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो में। अभी तक हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन में क्या क्या पढ़ लिया था। आइए उसका डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने पढ़ा था पहले प्रिज्म क्या होता है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या देखा था, प्रिज्म क्या होता है। इसके बाद हमने पढ़ा था प्रिज्म से संबंधित परिभाषाएं। यह पहले वीडियो में हमने पढ़ा था, ठीक है। यह तीसरा वीडियो है आज का। तो प्रिज्म से संबंधित परिभाषाएं, और इसके बाद क्या पढ़ा था, परिभाषाओं के बाद आपने देख लिया था प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, ठीक। इसके बाद आपने देखा था इसी से संबंधित न्यूनतम विचलन कोण, न्यूनतम विचलन कोण। इसके बाद आपने पढ़ा था प्रिज्म से श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना, यानी वर्ण विक्षेपण। और क्या पढ़ा था फिर, वर्ण विक्षेपण में पढ़ा था आपने स्पेक्ट्रम। 7 रंग जो निकलते हैं वर्ण विक्षेपण में, यानी वर्ण विक्षेपण की घटना में हमें 7 रंग प्राप्त होते हैं प्रिज्म से बाहर। उन्हीं के समूह को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम, या फिर क्या कहते हैं, वर्ण क्रम। यह भी आपने पढ़ लिया था। फिर हमने 2 महत्वपूर्ण परिभाषाएं और पढ़ी थी। एक पढ़ा था वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन यह क्या होता है। तो आपको पता है कि वायुमंडल में विभिन्न घनत्व वाले स्तर पाए जाते हैं, वायु के स्तर पाए जाते हैं, ठीक है। विभिन्न वायु के जो घनत्व वाले स्तर पाए जाते हैं उनसे जब प्रकाश गुजरता है तब उसका अपवर्तन होता है, उसी को हम वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। यह भी हमने देख लिया था। फिर हमने पढ़ा था प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन, इसको क्या कहते हैं। तो प्रकाश जब किसी माध्यम से गुजरता है, तो आप माध्यम ना कह के यह कहें, प्रकाश अपने मार्ग में उपस्थित सूक्ष्म कणों से टकराकर सभी दिशाओं में फैल जाता है, इस घटना को प्रकीर्णन कहते हैं। तो किस घटना को प्रकीर्णन कहते हैं, तो प्रकाश का अपने मार्ग में उपस्थित सूक्ष्म कणों से टकराकर सभी दिशाओं में फैल जाना प्रकीर्णन कहलाता है। पिछले वीडियो में बताया है, देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी देखिए, यह आपका इतना हम सब पढ़ चुके हैं। अब हमें पढ़ना क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन पर आधारित घटनाएं। वायुमंडलीय अपवर्तन पर आधारित घटनाएं, देखिए कौन कौन सी घटनाएं हम लोग पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे तारों का टिमटिमाना, टिमटिमाना, ठीक है, टिमटिमाना है, तारों का टिमटिमाना। और एक पढ़ेंगे अग्रिम सूर्योदय, और इसी के साथ प्लस में अग्रिम सूर्योदय और विलंबित माने देर से, विलंबित सूर्यास्त, ठीक है, विलंबित सूर्यास्त। इसका मतलब होता है सूर्योदय हम समय से 2 मिनट पहले देख पाते हैं, और सूर्यास्त जब होता है तो 2 मिनट बाद तक भी हम सूर्यास्त को देख पाते हैं। इसे कहते हैं अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त। फिर एक घटना पढ़ेंगे हम लोग, जो यह हो गया क्या, तारों का टिमटिमाना हो गया, अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त। और आप कहेंगे तारों का अपनी वास्तविक स्थिति से, अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर दिखाई देना, ऊपर दिखाई देना। अभी हम एक एक की बात करेंगे, ठीक है। यहां पे भी आप देख सकते हैं कौन कौन सी घटनाएं हैं। जैसे घटनाएं कौन कौन सी हैं, यहां पे हम पढ़ेंगे, एक पढ़ लेंगे। एक आपने देखा होगा, आकाश का रंग नीला दिखाई देना, आकाश का रंग नीला, ठीक है। और क्या हो जाएगा, खतरे का रंग लाल, खतरे का रंग लाल। और क्या हो जाएगा, पृथ्वी का रंग नीला, पृथ्वी का अंतरिक्ष से रंग कैसा दिखाई देता है, नीला। यह सभी घटनाएं हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है, एक एक करके सभी को पढ़ेंगे। यहाँ पे हमने एक खाका तैयार किया कि हमने क्या क्या पढ़ लिया और क्या क्या पढ़ना है। और यहाँ पे हम लोग एक चीज और देखे थे, वर्ण विक्षेपण नहीं, प्रकीर्णन के लिए रैले का नियम। किसका नियम, रैले का नियम। कल हल्का सा समझे थे, आज पूरा समझ लीजिए। हर रंग का अपना एक तरंग दैर्ध्य होता है, हर रंग का अपना एक तरंग दैर्ध्य होता है। जैसे लाल रंग का
7800 एंगस्ट्रॉम के आसपास है। ठीक है, तो यहाँ पे रैले का नियम कहता है जो प्रकीर्णन की मात्रा होती है, प्रकीर्णन की मात्रा होती है, मात्रा वह उस रंग के तरंग दैर्ध्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आप क्या लिखेंगे, किसी रंग के प्रकीर्णन की मात्रा, किसी रंग के प्रकीर्णन की मात्रा उसके तरंग दैर्ध्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। सुन लीजिए फिर से, आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। प्रकीर्णन की मात्रा किसी रंग के प्रकीर्णन की मात्रा, किसी रंग के या प्रकाश के प्रकीर्णन की मात्रा, प्रकाश तो यहाँ पे रंग के लिए होता है, तो किसी रंग के प्रकीर्णन की मात्रा, कोई रंग कितना ज्यादा फैलेगा उसकी मात्रा क्या होगी, तो क्या होती है, उस रंग के तरंग दैर्ध्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती। यहाँ देखिए उल्टा लिखा, 1 बटा करके लिखा गया, इसका मतलब यह क्या पढ़ा जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती, इसका व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, तो प्रकीर्णन की मात्रा लैम्डा की पावर 4 के व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसी रंग के प्रकीर्णन की मात्रा, किसी रंग के प्रकीर्णन की मात्रा उस रंग के तरंग दैर्ध्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यही रैले का नियम है। ठीक है, तो यह तो हमने जो पढ़ा था वह हो गया, और यह वाला हमें पढ़ना है हिस्सा। ठीक, तो आइए देखते हैं, अब एक एक शुरू करते हैं। सबसे पहले तारों का टिमटिमाना। तो यह क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, वायुमंडलीय अपवर्तन पर आधारित घटनाएं। देखिए पहले हेडिंग बना लेते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन पर आधारित घटनाएं, वायुमंडलीय अपवर्तन पर आधारित घटनाएं। सबसे पहली घटना देखते हैं हम लोग, तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ठीक है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार आपने पढ़ा होगा। अब मान लेते हैं पृथ्वी की सतह है, पृथ्वी की सतह है, और यह अंतरिक्ष है। अंतरिक्ष में विभिन्न घनत्व वाले क्या हैं, स्तर हैं। अब मान लेते हैं यहाँ कोई स्टार है, तारा है। यहाँ पे आप जानते हैं कि यह वाला जो होता है भाग, इसका घनत्व तो अधिक होता है। निचला जो पृथ्वी के समीप वाला भाग होता है उसका घनत्व तो क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, देखिए इसके बाद ज्यों जो ऊपर जाते हैं घनत्व तो क्या होता जाता है, घटता जाता है। तो निचले का स्तर क्या है, ज्यादा है, फिर ऊपर कम है, फिर और कम होता जाता है। ठीक है, अब यहां देखिए, जब प्रकाश यहां से, इसका प्रकाश यहां पे आएगा तो यहां टकराएगा, तो अभिलंब की ओर क्या हो जाएगा, झुक जाएगा, ऐसे हो जाएगा। फिर यहां टकराया, फिर अभिलंब की ओर झुक गया। ठीक है, ऐसे आ जाएगा। इस प्रकार से जब यह पृथ्वी तक पहुंचता है, यह देखिए कई बार यहाँ पे मुड़ के आया है, आया कि नहीं आया है। तो यह जो मुड़ा हुआ है इसी को कहते, यहाँ पे जब हम देखेंगे ना तो यह कई बार मोड़ हमें दिखेगा, यानी इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो हमें टिमटिमाता हुआ नजर आएगा। यह कैसा नजर आएगा, टिमटिमाता हुआ नजर आता है। ठीक है, और कहीं कहीं पर तो बीच में भी घनत्व तो ज्यादा हो जाता है, कहीं कहीं पर ऊपर कम हो जाता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कई सघन माध्यम से कहीं विरल में, कहीं विरल माध्यम से सघन में जा रहा है, तो बार बार ऐसे ऐसे झिलझिलाहट उत्पन्न होती है, और उसे ही कहते हैं क्या, तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना से मतलब समझ में आया होगा कि तारों का जब प्रकाश गुजरता है वायुमंडल से, तो वहां पे उसे कई परतों से गुजरना पड़ता है, वायुमंडल की परतों से गुजरना पड़ता है। उसमें कुछ का घनत्व कम होता है, कुछ का घनत्व ज्यादा होता है। ठीक है, जब कम, आप देखते हैं कि जब कोई विरल माध्यम से कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। इस तरह से हम देखेंगे कि यह कई भागों में इस तरह से हमको कहीं ऊपर कहीं नीचे, कहीं ऊपर कहीं नीचे, तो यह स्थिति जो हो जाती है इसे कह देते हैं ट्विंकलिंग। क्या कह देते हैं, टिमटिमाना। क्या, टिमटिमाना, टमटमाना नहीं है, टिमटिमाना है। ठीक है, तो यहां पे अगर हम लिखना चाहें तो इसको आइए लिखते हैं। तो यह किस पर आधारित घटना है, वायुमंडल की परतों से गुजर रहा है ना, तो वायुमंडलीय अपवर्तन पर आधारित घटना है। तो लिखेंगे तारों का टिमटिमाना
तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन पर आधारित घटना है। वायुमंडलीय अपवर्तन पर आधारित घटना है। आधारित घटना है। ठीक है, यह लाइन छोड़ दीजिएगा। अब लिखेंगे हम जानते हैं कि पृथ्वी का वायुमंडल विभिन्न घनत्व के वायु स्तरों से बना है। वायु स्तरों से बना है। ठीक है, कहीं घनत्व का ज्यादा है, कहीं क्या है, कम है। हम जानते हैं कि पृथ्वी का वायुमंडल विभिन्न घनत्व के वायु स्तरों से बना है तथा जब तारों का प्रकाश इससे गुजरता है तथा जब तारों का प्रकाश इन स्तरों से गुजरता है, इन स्तरों से गुजरता है तो उसके प्रकाश का बार बार अपवर्तन होता है। एक बार नहीं, कई बार, बार बार अपवर्तन होता है जिससे तारे हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तमतमाते हुए नहीं, टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे? परीक्षा में आ गया तो कैसे लिखेंगे, आएगा तो नहीं है, यह उदाहरण नहीं आता है जल्दी, लेकिन आप फिर भी याद रखें, तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन पर आधारित क्या है, घटना है। हम जानते हैं कि पृथ्वी का वायुमंडल विभिन्न घनत्व के वायु स्तरों से बना है तथा जब तारों का प्रकाश इन स्तरों से गुजरता है तो उसके प्रकाश का बार बार अपवर्तन होता है जिससे तारे हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तो यह रहा, क्लियर हो गया होगा, इसको उतार लीजिए। अब आइए बात करते हैं दूसरे उदाहरण की। दूसरा उदाहरण क्या है, देखिए, तारों का अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर दिखाई पड़ना। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, आप बताइए, अगर आप कोई टप लिए हो और उसमें कभी सिक्का डाल दीजिए तो सिक्का ऊपर उठा हुआ नजर आता है अपवर्तन के कारण। तो आप बताइए, सिक्के की वास्तविक स्थिति देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे हैं। आप कौन सी स्थिति देख रहे हैं? आप उसकी ऊपर उठी हुई स्थिति देख पा रहे हैं। यानी हम अगर कभी भी कहें जो हम तारों को देख रहे हैं, क्या वह वास्तविक स्थिति है? नहीं है। क्यों? क्योंकि तारों का जब प्रकाश आता है तो आपको पता है कि पृथ्वी की जो समीप की परतें हैं वो सघन माध्यम का काम करती हैं और जो पृथ्वी की दूर की परतें वो विरल माध्यम का काम करती हैं। तो सूर्य का प्रकाश विरल से सघन माध्यम में आ रहा तो अभिलंब की ओर झुक जाता है और जब हम तारों को देखते हैं तो अपनी स्थिति से ऊपर नजर आते हैं। ठीक है, हमें वास्तविक स्थिति नहीं नजर आती है तो हम नहीं देख पाते हैं, हम उसकी आभासी स्थिति देख पाते हैं तारों की। ठीक है, तो आइए कैसे समझते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम ले लेते हैं, यह है पृथ्वी की सतह। पृथ्वी की सतह, पहले चित्र देखिए फिर हम समझेंगे। यहाँ पे है एक कोई तारा मान लेते हैं, यह छोटा सा तारा नजर आ रहा है, तो यह तारों का प्रकाश निकल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, यह पृथ्वी के पास की परतें, हम दो परतों से केवल समझेंगे। ठीक है, परतें तो कई हैं लेकिन हम समझेंगे केवल कितनी परतों से? दो परतों से। यह बना लिया हमने सघन माध्यम। यह कैसा माध्यम बना लिया? पृथ्वी के समीप की परत कैसी होती है? यह पृथ्वी है। पृथ्वी की समीप की परत सघन माध्यम का काम करती है और दूर की परत कैसा काम करती है?
विरल माध्यम का काम करती है। तो हमने यहाँ पे छोटे बहुत कम कण बना लिए, ठीक है। अब जब यह तारों का प्रकाश यहां से आता है, पड़ता है, तो मान लेते हैं यहाँ पे देखिए अभिलंब बना लेते हैं पहले, यहाँ पे खींच लेते हैं, ठीक है, यहाँ बन गया। तो अब यह प्रकाश आपतन बिंदु पर पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, पड़ जाएगा। और उसके बाद यहां से फिर यह झुक जाता है, क्योंकि यह विरल से सघन माध्यम में आया तो अभिलंब की ओर झुक गया। अब जब यह तारे की हम वास्तविक स्थिति देखेंगे ना, तब यह लाइन, हमें यह लाइन दिखाई देगी, और हम यह लाइन दिखाई देगी तो यह हम थोड़ी देख पाएंगे, सिक्का उठा हुआ नजर आता है। इसीलिए यहाँ पे देखिए यह हल्की सी लाइन, अब सीधी लाइन, हमें जो लाइन दिखाई देगी वह सीधी दिखाई देगी, यानी तारा हमें जो दिखाई देगा वह यहां दिखाई देगा, यह तारा यहां दिखाई देगा। आई बात समझ में? यानी देखिए तारा जो है अपनी स्थिति से ऊपर हो गया, यहां पे तारा अपनी स्थिति से क्या नजर आ रहा है, ऊपर नजर आ रहा है। तो इसे हम कहते हैं यह किस घटना पर आधारित है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ऐसा हुआ, क्योंकि यह वायुमंडल से किरणें गुजर रही हैं इसकी। तो हम आइए लिख लेते हैं इसको, यह चित्र आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है, तो बना लीजिए। अब देखिए तो क्या लिखेंगे, एक लाइन में पहले समझ लेते हैं, जैसे समझते क्या है, लिखते हैं यह घटना आप पूरा लिख लीजिएगा, तारों का अपनी वास्तविक स्थिति दिखाई पड़ना, आप नहीं तो यही लिख दीजिएगा, यह घटना वायुमंडलीय अपवर्तन पर आधारित है, वायुमंडलीय अपवर्तन पर आधारित है। आधारित है, पूरी विराम लगा लीजिएगा। अब नई लाइन से शुरू करेंगे, ठीक है। अब यहां पे हम नई लाइन से शुरू करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा, हम जानते हैं कि पृथ्वी के समीप की परतें सघन हैं व दूर की परतें विरल हैं, तथा जब किसी तारे का प्रकाश विरल से सघन माध्यम में पहुंचता है, विरल से सघन माध्यम में पहुंचता है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाता है, अभिलंब की ओर झुक जाता है, जिसके कारण तारे हमें अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊपर उठे हुए दिखाई पड़ते हैं। आ गई बात समझ में? देखिए यह घटना वायुमंडलीय अपवर्तन पर आधारित है। हम जानते हैं कि पृथ्वी के समीप की परतें सघन हैं व दूर की परतें विरल हैं। यहाँ परतें जो जब लिखते हैं तो यहाँ पे यह लगा देते हैं बिंदी, ठीक है, परतें विरल हैं। तथा किसी तारे का प्रकाश, यहाँ पे लिख लेंगे जब किसी तारे का प्रकाश विरल से सघन माध्यम में पहुंचता है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाता है, जिसके कारण हमें अपनी तारे, देखिए भूल गए, जिसके कारण, अच्छा ठीक है, जिसके कारण भूले हैं, जिसके कारण यहां लिख लेते हैं, जिसके कारण तारे हमें अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊपर उठे हुए प्रतीत पड़ते हैं या दिखाई पड़ते हैं, कुछ ऊपर उठे दिखाई पड़ते हैं। तो यह नोट कर लीजिए, यह हो गया तारों का अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर दिखाई पड़ना, ठीक है, नोट करिए। अब आइए बात करते हैं अग्रिम सूर्योदय
और विलंबित सूर्यास्त की। तो 2-2 मिनट का अंतर होता है, मतलब कि सूर्योदय हमें 2 मिनट पहले दिखाई पड़ जाता है और सूर्यास्त जो होता है 2 मिनट बाद तक दिखाई पड़ता है, यानी सूर्य के अस्त होने के बाद भी, ठीक है, 2 मिनट बाद तक। तो ये 2 मिनट याद रखिएगा। आइए बात करते हैं तीसरा, इसके लास्ट एग्जाम्पल की। तो क्या लिखेंगे? अग्रिम सूर्योदय, अग्रिम सूर्योदय व विलंबित सूर्यास्त। ठीक है, देखिए अग्रिम सूर्योदय व विलंबित सूर्यास्त। तो यहां पे पहले समझिए इसको, अभी चित्र देखिए इसका। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं यह पृथ्वी, ठीक है, और पृथ्वी के बाद यहाँ पे यह हो गया आपकी पृथ्वी हो गई, और यहाँ बना लेते हैं। देखिए हमें सूर्योदय कैसे होता है? सूर्योदय जब होता है नीचे से निकलते हुए सूर्य प्रतीत होता है, तो यहाँ से निकलते हुए प्रतीत होता है। तो मान लेते हैं सूर्य यहाँ पर है इस समय, तो सूर्य आपको छोटा ही नजर आएगा, तो इसलिए मैं भी छोटा बना रहा हूँ जानबूझ के, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे मान लेते हैं अभिलंब है इसका, थोड़ा सा सही से बना दें। इसे कहते हैं, इस अवस्था को आप पहले यह जान लीजिए कि जब जहां पर पृथ्वी और आसमान मिलते हुए प्रतीत होते हैं उसे क्षितिज कहा जाता है। यह शब्द जान लीजिए, क्षितिज का मतलब क्या होता है? जहां पर धरा यानी धरती और आसमान मिलते हुए प्रतीत होते हैं उसे क्या कहा जाता है? क्षितिज। ऐसा होता नहीं है संभव, लेकिन आप कहेंगे प्रतीत होता है ना। तो बताइए, जब आप आकाश को देखते हैं तो ऐसे देखते देखते जाए नीचे, एक समय आता है नीचे आप देखने लगते हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है? आकाश जैसे आ रहा है नीचे की तरफ, तो यानी पृथ्वी से मिल रहा, धरती से मिल रहा है, ऐसा लगेगा। तो धरती और आसमान जहां मिलते हुए यानी प्रतीत होते हैं आपको अनंत पे, दूर पे, उसे हम कहते हैं क्षितिज। क्या कहते हैं? क्षितिज। तो यहाँ पे हम कहेंगे यह जो अवस्था होती है सूर्य की, जब निकलता है तो यह क्षितिज की अवस्था होती है, क्षितिज के नजदीक होता है, क्षितिज के नजदीक होता है। और जब अस्त होता है तब भी यह क्षितिज के नजदीक होता है, अस्त होने पर भी यह क्षितिज के क्या होता है? नजदीक होता है। यानी नीचे आप देखते हैं, यहां से देखेंगे यहां नजर आएगा, यहां से नजर आएगा, ठीक है। अब मान लेते हैं यहां का प्रकाश, सूर्य का जो है यह प्रकाश है, यहां से गया, अभिलंब से टकरा गया, अभिलंब से टकरा गया, और हल्का सा फिर अभिलंब से नहीं टकराया, क्या कहेंगे इसे? आपतन बिंदु। थोड़ा सा इसे और सही से चित्र देखिएगा, ऐसे बना देते हैं। अब यह अभिलंब के यानी आपतन बिंदु से टकराया, और इसके बाद ये अभिलंब की ओर हल्का से झुक जाएगा। क्यों झुकेगा? क्योंकि अच्छा ये पृथ्वी तक ले गए हैं, यहां पे नहीं जाना है, हमें यह देखना है। 1 मिनट के लिए रुक जाइएगा। यह देखिए, आपको पता है कि पृथ्वी की समीप की परतें जो हैं वह कैसी हैं? सघन माध्यम है, सघन माध्यम का कार्य करते हैं पृथ्वी की समीप की परतें, इतने समझ लीजिएगा। और जो बाहर की परतें हैं वह वायुमंडल की जो बाहरी परतें हैं वह कैसा माध्यम का कार्य करती हैं? विरल माध्यम का। अब सूर्य का प्रकाश मान लेते हैं ये इस पर टकराया है, तो यहाँ पे अभिलंब भी बनाना पड़ेगा, बना लीजिए अभिलंब। तो अभिलंब हो गया यह, और यह अभिलंब की ओर तब क्या हो जाएंगी? विरल माध्यम में जा रही हैं तो अभिलंब की ओर झुक जाएंगी, इस प्रकार से आपको नजर आएंगी, अभिलंब की ओर झुकी नजर आएंगी। तब जब हम देखेंगे सूर्य को, तो यह देखिए, यह हल्का सा, अब यह वाली किरण यहां से आएगी, हमें जो दिखाई देगा यह दिखाई देगी, यह लाइन यहां नजर आएगी, और सूर्य हमें यहां नजर आएगा फिर, ठीक है। चित्र छोटा बन रहा होगा तो आप समझ लीजिए थोड़ा सा, केवल यहां पे एक बार फिर से देखिए तो स्पष्ट रहेगा चित्र, तो ज्यादा समझ में आएगा। अभी इसको हटा दें। यह कैसा माध्यम है? सघन माध्यम। तो एक बार फिर से समझिए, यहां पर है सूर्य, यहां पर क्या है? सूर्य। सूर्य की किरण गई, इससे टकरा गई, इससे क्या हो गई? टकरा गई। अब मान लेते हैं यहां पर इसका कोई अभिलंब होगा ना, तो यह मान लेते हैं इसका अभिलंब है। क्या है? अभिलंब। तो यह प्रकाश किरण जाके अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी? झुक जाएगी, अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी? झुक जाएगी। अब यह जो है सूर्य, जब हम देखेंगे सूर्य को, यह लाइन जो हमको नजर आएगी तो ऐसे सीधे नजर आएगी, ऐसे सीधे नजर आएगी, ठीक है, सीधे नजर आएगी। क्योंकि पानी में जब आप सिक्का डुबोते हैं तो सिक्का कैसा नजर आता है? उठा हुआ, तो वह उठी हुई स्थिति हम देख पाते हैं, वास्तविक स्थिति नहीं देख पाते हैं। तो जो तारा उठ गया यानी सूर्य उठ गया, तो हम कौन सी स्थिति देख पा रहे हैं? इसकी उठी हुई स्थिति देख पा रहे हैं, हम इसकी वास्तविक स्थिति को नहीं देख पा रहे हैं। यानी सूर्य जो होता है, अगर सूर्योदय हो रहा है तो आप उससे पहले में देख लेते हैं 2 मिनट,
इसे कहते हैं अग्रिम सूर्योदय। हाई ऊपर ऊपर उठ गया ना, आपका थोड़ा सा सूर्योदय जब हो रहा था तो यह जल्दी से ऊपर उठ गया। और जब कोई चीज आपको दिखाई ना दे रही हो और काल्पनिक में वह थोड़ा सा ऊपर दिख जाए तो आप क्या कहेंगे? अग्रिम कहेंगे। हम पहले ही देख लिए उसे अग्रिम, अग्रिम माने पहले ही, तो अग्रिम सूर्योदय हो गया। और फिर यहां पे देखिएगा, इसी प्रकार इसमें भी हो जाता है, तो इसको बनाने की जरूरत नहीं है, एक तरफ समझ लिए हैं। इसी प्रकार यहाँ पे भी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश जाएगा, अविलंब की ओर झुक जाएगा, यानी कि आपका फिर से अगर यह अंत यहाँ हो रहा है तो फिर से उठा हुआ प्रतीत होगा। यानी आपको यहाँ पे सूर्यास्त हो रहा है, तो यह जब सूर्यास्त होगा तब आपको और ज्यादा तक, यानी यहाँ नीचे भी चला जाएगा तो आपको दिखाई देगा। मान लेते हैं आप यहाँ तक देख पाते हैं, सूर्यास्त यहीं पे हो जाता है, यहीं पे सूर्यास्त हो जाता है, लेकिन आपको यहां तक सूर्य जब पहुंचेगा तो भी आपको दिखाई देगा, क्योंकि यहां सूर्यास्त वाली जगह जो है यह 2 मिनट पहले 2 मिनट बाद तक उठी हुई, यहां से यह स्थिति उठी हुई नजर आएगी। ठीक है, तो हम सूर्यास्त को और सूर्योदय को हम 2 मिनट अतिरिक्त देख पाते हैं। इसको 2 मिनट पहले देख पाते हैं, इसको 2 मिनट बाद देख पाते हैं। एक तरफ का समझ लिए तो दूसरी तरफ के समझने में आसानी होगी। ठीक है, यहां से नहीं समझाते हैं तो सूर्यास्त 2 मिनट बाद तक भी हम देख पाते हैं, क्योंकि जब सूर्यास्त हो जाता है, जब सूर्यास्त हो जाता है मतलब सूर्य छिप जाता है, लेकिन छिप तो जाता है, छिप तो जाता है, लेकिन सूर्य खत्म थोड़ी होता है, वह तो नीचे चला गया। ठीक है, छिपा मतलब क्या हो गया? हमारे सामने से ओझल हो गया, लेकिन 2 मिनट बाद तक वह दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वायुमंडल होता है, बाहर की परतें हैं विरल माध्यम और अंदर की परतें कैसी हैं? सघन माध्यम है। तो सूर्य का प्रकाश जब सघन विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब की ओर क्या हो जाता है? झुक जाता है, जिससे प्रकाश जो तारा है, जो सूर्य है, वह उठा हुआ प्रतीत होता है, यानी छिपने के 2 मिनट बाद भी थोड़ा सा उठा हुआ प्रतीत होता है, वह हम इसे देख पाते हैं। इसे कहा जाता है विलंबित सूर्य आस्त, विलंबित सूर्यास्त। ठीक है, आइए लिखते हैं इसको। देखिए, आप वही लिखेंगे, देखिए लाइन ज्यादातर सेम ही सेम है। तो अग्रिम सूर्योदय क्या लिखेंगे? यहां पे लिख दीजिएगा, इसको छोड़ दीजिए, लिखेंगे हम सूर्योदय के 2 मिनट पहले तथा सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक सूर्य को देख पाते हैं। देखिए, हम सूर्योदय के 2 मिनट पहले तथा सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक सूर्य को देख पाते हैं। इसको 2 मिनट पहले सूर्योदय को और सूर्यास्त को 2 मिनट बाद तक सूर्य को क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। इसका कारण वायुमंडलीय अपवर्तन है। इसका कारण वायुमंडलीय अपवर्तन है। इसका कारण वायुमंडलीय अपवर्तन है। आई बात समझ में? आप इसे भी लिख सकते थे, अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त का कारण वायुमंडलीय अपवर्तन है। इसके कारण हम सूर्योदय के 2 मिनट पहले सूर्य को देख पाते हैं और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक हम सूर्य को देख पाते हैं। इतना भी लिख सकते थे। उसके बाद लाइन चेंज करेंगे और क्या लिखेंगे? वही हम जानते हैं। क्या जानते हैं? लिखेंगे हम जानते हैं कि पृथ्वी के समीप की परतें, पृथ्वी के समीप, यह अच्छा रहेगा कि वायुमंडल की परतें जोड़ लें। पृथ्वी के समीप वायुमंडल की परतें, या लिख सकते हैं वायुमंडलीय परतें सघन होती हैं। वायुमंडल की परतें सघन होती हैं। देखिए, नहीं दिखाई दे रहा होगा तो मैं बोल दे रहा हूं, सुन लीजिएगा। परतें सघन होती हैं। क्या होती हैं? सघन होती हैं। यहां से नीचे लिख देते हैं। देखिए, सघन होती हैं। हम जानते हैं कि पृथ्वी के समीप की वायुमंडलीय परतें सघन होती हैं, जबकि वायुमंडल के बाहर की परतें, या लिख सकते हैं पृथ्वी से दूर की परतें, वायुमंडल की बाहरी परतें
बाहरी परतें क्या होती हैं? विरल होती हैं, विरल होती हैं तथा विरल होती हैं, यह भी यही रुकिएगा, ठीक है, विरल होती हैं जब सूर्य क्षितिज के पास होता है, क्षितिज के पास होता है, इसका मतलब वही सूर्योदय और सूर्यास्त का समय, यानी नीचे दिख रहा है तो क्षितिज के पास कहेंगे। जब सूर्य क्षितिज के पास होता है तो उसका प्रकाश विरल से किस माध्यम में प्रवेश करता है? सघन माध्यम में। विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करता है, विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करता है, जिससे हमें सूर्य अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर दिखाई पड़ता है, ठीक है। देख लीजिए, पढ़ देते हैं एक बार फिर से। हम सूर्योदय के 2 मिनट पहले तथा सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक सूर्य को देख पाते हैं। इसका कारण वायुमंडलीय अपवर्तन है। इसका कारण क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन है, ठीक है। हम जानते हैं कि पृथ्वी के समीप वायुमंडलीय परतें सघन होती हैं, जबकि वायुमंडल की बाहरी परतें विरल होती हैं। जब सूर्य क्षितिज के पास होता है तो उसका प्रकाश विरल से सघन माध्यम में क्या करेगा? प्रवेश करता है, जिसमें हमें सूर्य अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर दिखाई पड़ता है। जिससे कर लीजिएगा, जिससे हमें सूर्य अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर दिखाई पड़ता है, ठीक है। इस प्रकार हम कहेंगे यही अवस्था क्या कहलाती है? अग्रिम सूर्योदय की और विलंबित सूर्यास्त की, ठीक है। तो यहां पर आगे कुछ नोट करने लायक नहीं है, आप इतना ही नोट कर लें, ठीक। आइए अब हम बात करेंगे, वायुमंडलीय अपवर्तन हो गया है तो इसके बाद हम बात करेंगे प्रकीर्णन पर आधारित घटनाओं के बारे में। यहाँ एक लाइन और जोड़ सकते हैं, क्या जोड़ सकते हैं? थोड़ा ऊपर दिखाई पड़ता है, अपनी स्थिति से थोड़ा ऊपर दिखाई पड़ता है। यही इस प्रकार आप लिख सकते हैं, इस प्रकार अग्रिम सूर्योदय व विलंबित सूर्यास्त की स्थिति बनती है। विलंबित सूर्यास्त की स्थिति बनती है, ठीक है। यह नोट कर लेंगे। तो इस प्रकार अग्रिम सूर्योदय व विलंबित सूर्यास्त की स्थिति बनती है। तो आइए इसको मिटाते हैं। अब आएंगे हम लोग प्रकीर्णन पर आधारित घटनाओं के बारे में। तो प्रकीर्णन क्या होता है? प्रकीर्णन होता है प्रकाश जब किसी माध्यम से गुजरता है तो उसमें जो कण उपस्थित होते हैं उनसे टकराकर वह फैल जाता है, तो उसे ही कहा जाता है क्या? प्रकाश का प्रकीर्णन। यानी प्रकाश का अपने मार्ग में उपस्थित कणों द्वारा टकराकर सभी दिशाओं में फैल जाने की घटना प्रकीर्णन कहलाती है। अब प्रकीर्णन किस पर निर्भर करता है? तरंगदैर्ध्य पर। तरंगदैर्ध्य की चतुर्थ घात के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है, रैले के नियम के अनुसार। अब बात करेंगे हम लोग प्रकीर्णन पर आधारित घटनाओं के बारे में। तो सबसे पहली घटना मिलेगी टिंडल प्रभाव। प्रकीर्णन पर आधारित घटनाएं। प्रकीर्णन पर आधारित घटनाएं, सबसे पहली घटना है टिंडल प्रभाव। यह आप क्लास 9th की केमिस्ट्री में पढ़े हैं। टिंडल प्रभाव यह क्या होता है? जब कोई प्रकाश किसी कोलाइडी विलयन या विषमांगी मिश्रण से टकराता है तो उसके कणों से वह टकरा कर क्या थोड़ा सा फैल जाता है। इसी घटना को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा वही टिन वाला एग्जाम्पल जो हमने कल लिया था, उसमें क्या बताया था कि जब सूर्य का प्रकाश आता है तो वह फैलता हुआ नजर आता है, उसमें कण दिखाई देते हैं छोटे छोटे, ठीक है। वह कण द्वारा जो यह उत्पन्न हो रहा है ना, वह भी कोलाइडी विलयन है, एक तरह से कोलाइडी विलयन का काम करता है। तो इस तरह से हम वहां टिंडल प्रभाव देखते हैं। तो वह क्या है? टिंडल प्रभाव है। तो टिंडल प्रभाव क्या होता है? देखिए,
यहां पे देखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, तो लिखेंगे किसी प्रकाश का, या लिखेंगे प्रकाश का कोलाइडी विलयन या किसी विषमांगी मिश्रण द्वारा लिख सकते हैं, विषमांगी मिश्रण द्वारा टकराकर फैलना टिंडल प्रभाव कहलाता है। टिंडल प्रभाव कहलाता है। ठीक है, तो प्रकाश का कोलाइडी विलयन या किसी विषमांगी मिश्रण द्वारा टकराकर फैलना टिंडल प्रभाव कहलाता है। मान लेते हैं यहाँ पे कांची गिलास है जो कि पारदर्शी है, यहाँ पे कोई कोलाइडी विलयन आपने भर दिया। कैसा विलयन भर दिया? कोलाइडी विलयन। यहां से आपने लाइट जलाई, मान लेते हैं वह लाइट से सीधा प्रकाश निकला, हल्का सा फैल के निकला है। अब इसको जाना था इस प्रकार से इस मार्ग पर, लेकिन यह हल्का सा फैलते हुए और जाएगा, यह सूर्य का प्रकाश और फैल जाएगा। अब इन कणों से टकराकर इस तरह से बाहर निकलेगा। ठीक है, जाना था यह वाला रास्ता पकड़ के, यह रास्ता पकड़ के जाना था। अब यह गया है इस रास्ते से, इसका मतलब है प्रकाश की किरणों को कोलाइडी विलयन ने क्या कर दिया? फैला दिया। इसी घटना को क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव। क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। अब आइए बात करते हैं हम वायुमंडलीय, यहाँ पे प्रकीर्णन पर आधारित घटनाओं में हम और क्या देख सकते हैं, तो हम देखेंगे वायुमंडल, पृथ्वी का वायुमंडल, लिखेंगे पृथ्वी का वायुमंडल सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण होता है। एक विषमांगी मिश्रण होता है तथा जब सूर्य का प्रकाश इन कणों से टकराता है, तो वह सभी दिशाओं में फैल जाता है। ठीक है, इस प्रकार टिंडल प्रभाव उत्पन्न होता है। ठीक है, तो यहां पे वही एग्जांपल देख सकते हैं। टिन में छेद है, प्रकाश आ रहा है तो फैलता हुआ जा रहा है, छोटे से छिद्र से हमें बड़ा सा नीचे एक तरह से बड़ा गैप दिखाई देता है प्रकाश वाला, तो उसे कहते हैं क्या? टिंडल प्रभाव का एग्जाम्पल है। तो क्या लिखेंगे? प्रकाश का कोलाइडी विलयन या किसी विषमांगी मिश्रण द्वारा टकराकर फैलना, यहां पे हम लिखेंगे ना मिश्रण के कणों द्वारा टकराकर फैलना टिंडल प्रभाव कहलाता है। प्रकाश का कोलाइडी विलयन या किसी विषमांगी मिश्रण के कणों द्वारा टकराकर फैलना टिंडल प्रभाव कहलाता है। पृथ्वी का वायुमंडल सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण होता है तथा जब सूर्य का प्रकाश इन कणों से टकराता है तो वह सभी दिशाओं में फैल जाता है। इस प्रकार टिंडल प्रभाव उत्पन्न होता है। तो यह रहा आपका पहला एग्जाम्पल, टिंडल प्रभाव। फिर हम आगे देखते हैं, पहले इसको उतारिए। अब आइए बात करते हैं आगे, स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देना। दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देना। क्यों स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? तो आइए बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देना। अब देखिए, सबसे पहले आप बताइए बिबग्योर में सबसे ज्यादा विचलन किसका हुआ था? बैगनी का। किसका हुआ था? बैगनी का। और इसके बाद सबसे ज्यादा किसका हुआ था? इंडिगो यानी कि जामुनी का। किसका हुआ था? जामुनी का। और इसके बाद किसका हुआ था? ब्लू कलर का, यानी कि आप कह सकते हैं नीले कलर का, नीला रंग।
अब यहाँ पे हम जब देखते हैं तो बैगनी भी एक तरह से ना गाढ़ा नीला होता है और जामुनी भी एक तरह से गाढ़ा नीला होता है। अगर यह दोनों अगर फैलेंगे, अगर इनके कण फैलेंगे हल्का हल्का, तो यह भी कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, नीले में। और जामुनी भी हल्का हल्का फैलेगा तो यह भी कन्वर्ट हो जाएगा नीले में, और नीला तो खुद नीला है। ठीक है, इनका प्रकीर्णन बहुत ज्यादा हो जाता है, तो हल्का सा इससे कम इसका हो जाता है, फिर इससे कम इसका हो जाता है। यानी यह तेजी से फैलने वाले रंग हैं, इनका प्रकीर्णन बहुत ज्यादा होता है वायुमंडल में। जब सूर्य से प्रकाश निकलता है, जब सूर्य से प्रकाश निकलता है तो लाल रंग का और उससे आसपास के रंगों का, ऑरेंज का, रेड का, तो इस तरह से उनका क्या नहीं हो पाता है, इनका ज्यादा प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। जो कि निचले रंग थे, आपने विबग्योर में देखे थे, आपको याद हो विबग्योर। ठीक है, यह बाहरी 4 रंगों का उतना प्रकीर्णन नहीं होता है जितना कि इनका होता है। ठीक है, 16 गुना लाल से अधिक होता है प्रकीर्णन इनका, 16 गुना अधिक। तो आप बताइए, जो ज्यादा फैलेगा वो ज्यादा दूर तक दिखाई देगा ना। आप ऐसे पूरा फैल गया, जैसे पृथ्वी पर सबसे ज्यादा 70% क्या है, पानी, तो इसलिए पृथ्वी नीली दिखाई देती है। ठीक है, तो क्योंकि पृथ्वी का नीला रंग चारों तरफ फैल जाता है। तो अब देखेंगे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम देखते हैं लाल रंग से 16 गुना अधिक प्रकीर्णन हो रहा है इन तीनों रंगों का। तो इन 3 रंगों का 16 गुना अगर अधिक प्रकीर्णन हो रहा है तो सभी दिशाओं में कौन रंग दिखेगा, यही तीनों दिखेंगे। ठीक है, और यह वाला तो सूर्य के आसपास ही नजर आएंगे, सब सूर्य के आसपास, यानी ये निकलने, सूर्य से निकलेगा प्रकाश लेकिन प्रकीर्णन बहुत कम होगा, तो प्रकीर्णन बहुत कम होगा तो वह सूर्य के आसपास ही रह जाएंगे। यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं सूर्य है, लाल निकला, ज्यादा नहीं फैला, फिर ऑरेंज निकला, ज्यादा नहीं फैला, फिर कौन निकला, येलो यानी पीला निकला, ज्यादा नहीं फैला, फिर रेड ग्रीन निकला, ज्यादा नहीं फैला। मान लेते इतना फैल गया, ऐसे फैल गया। लेकिन जो बैगनी नीला निकलेगा ना, यह पूरा फैलेगा ऐसे। तो हमें दिखेगा कौन सा रंग अंतरिक्ष में, यानी आकाश का रंग कैसा दिखेगा, नीला दिखेगा। तो यह पूरा का पूरा रंग कैसा हो जाता है, स्वच्छ आकाश का रंग नीला हो जाता है। तो आप क्या लिखेंगे, स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, इसके पीछे कारण है क्या, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। अब लिखेंगे, देखिए कैसे, तो लिखेंगे स्वच्छ आकाश का रंग, स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है, ऐसा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, ऐसा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, कारण होता है। अब नीचे लिख लेंगे, क्या लिखेंगे वह देखिए, नीले व बैगनी रंग का, आप लिखेंगे बैगनी व नीले रंग का, बैगनी व नीले रंग का, नीले रंग का प्रकीर्णन, प्रकीर्णन, प्रकीर्णन लाल रंग से, लाल रंग से 16 गुना अधिक होता है, 16 गुना अधिक होता है। ठीक है, यहां पे नोट करके इसको लिखेंगे बस, 16 गुना अधिक होता है बस। ठीक है, तो स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, ऐसा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। अब यहाँ पे कारण स्वरूप दे सकते हैं कि बैगनी व नीले रंग का प्रकीर्णन लाल रंग से 16 गुना अधिक होता है, या याद रखिएगा कै गुना अधिक होता है, 16 गुना। ठीक है, तो यह हो गया आपका आकाश का रंग नीला दिखाई देना। आप अगर कहानी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, 7 रंग निकलते हैं, 7 रंग में बैगनी का और जामुनी का और क्या लिख सकते हैं, ब्लू रंग का, यानी कि नीले रंग का प्रकीर्णन ज्यादा होता है, जिसके कारण अंतरिक्ष में हमें यही रंग दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे भी तोड़कर बड़ा कर सकते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे तीसरा एग्जाम्पल, तीसरा, खतरे का रंग लाल होना, खतरे का रंग लाल होना। अब यहां पे हमें बताने की जरूरत नहीं है, आप ऊपर से समझ गए होंगे। अब बताइए, अगर खतरे का रंग लाल ना हो के नीला हो जाए, तो यहां पे मान लेते हैं नीला रखा जाता, तो नीला हो जाता प्रकीर्णित, फैल जाता नीला सभी दिशाओं में। अब यहां कौन और कलर प्राप्त हो जाता, फिर हल्का नीला हो जाता, जो कि नीले में भी कई नीले होते हैं ना, तो यहां पर बहुत हल्का हो जाता, यह दूर से दिखाई ही नहीं पड़ता। जब इसका प्रकीर्णन हो गया, जब रंगों में फैलाव आ गया, कण दूर दूर भागने लगे, ठीक है, कपड़ा वहीं रहेगा लेकिन रंग दूर दूर आपको दिखाई देंगे कि फैल गया वह।
अब अगर उसका प्रकीर्णन ज्यादा हो गया, फैल गया ज्यादा, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे आपको स्पष्ट दूर से नहीं दिखाई देगा, लेकिन अगर यहीं लाल लगा दें, यह कैसा था? नीला, अगर यहीं पर लाल लगा दें, लाल रंग लगा दें, तो लोग कहते हैं ना लाल बड़ा चटक लगता है। चटक मतलब क्या? चमकीला, मतलब कि वह दूर से ही दिखाई देता है। अगर लाल कपड़े में कोई है तो वह दूर से ही दिखाई देता है, ठीक है, इसलिए सांड पीछे लग जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए यह हो जाएगा लाल रंग। तो लाल रंग में क्या दिखेगा कि आपको इसका प्रकीर्णन बहुत हल्का होगा। अब जब हल्का होगा, यह फैल ही नहीं रहा है, तो दूर से कोई देखेगा ना तो भी नजर आ जाएगा, दूर से कोई व्यक्ति से देखेगा तो भी नजर आ जाएगा। अगर दूर से, इसीलिए आपको खतरे का निशान लाल बनाया जाता है, लाल बनाया जाता है। ट्रेन के लिए रोकने के लिए लाल रंग, ट्रैफिक रूल्स में रोकने के लिए लाल रंग, ठीक है, जीवन में जहां रुकना हो उसके लिए कौन सा रंग दिया जाता है? लाल रंग दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे खतरे का निशान हमेशा लाल होता है, क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। आप लिख सकते हैं, एक लाइन में इसको बता सकते हैं। तो लिखेंगे खतरे का रंग लाल होता है, खतरे का रंग लाल होता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन, क्योंकि इसका मतलब किसका? लाल रंग का, क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, सबसे, या लिख सकते हैं बहुत कम होता है। इसका प्रकीर्णन बहुत कम या लगभग नगण्य होता है, लगभग नगण्य होता है, ठीक है। एक और यही एग्जांपल देखिए, अंतरिक्ष से पृथ्वी का रंग, यहां पे देखिए यह 2 है, 3 हो गया, यह 4 हो जाएगा, ठीक है। अंतरिक्ष से पृथ्वी का रंग लाल दिखाई देना, लाल नहीं, सॉरी, नीला दिखाई देना, नीला दिखाई देना। अब इसके पीछे रीजन क्या है? पानी का रंग सामान्यतः कैसा माना जाता है? नीला, ठीक है, नीला दिखाई देना। यानी पृथ्वी पर पूरे हर जगह क्या है? पानी ही पानी। 70% से ज्यादा क्या है? पानी है। अगर 70% पानी है तो 30% हरा रंग रह के क्या कर लेगा? और उसमें भी हरे नहीं है पूरी तरह से सब कुछ। आप नीला रंग 70% है, वह 70% पूरा फैल जाएगा, और जब फैल जाएगा तो आपको हर जगह कैसा दिखाई देगा? नीला नीला दिखाई देगा। तो आप लिखेंगे पृथ्वी पर 70% से अधिक जल है, इसके कारण पृथ्वी का रंग, या 70% से अधिक जल है, और जो कि नीले रंग में दिखाई देता है, और इसका प्रकीर्णन सबसे अधिक हो जाता है, इसलिए पृथ्वी का अंतरिक्ष से रंग कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। तो यह सब लिखने की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार थोड़ा सा देखे रहेंगे तो अच्छा रहेगा। तो स्वच्छ आकाश का रंग, इसके पहले क्या देखा था? इसके पहले प्रकीर्णन पर आधारित घटना में टिंडल प्रभाव देखा था, जो कि पूछा नहीं जाएगा, 9th का कोर्स था वह। स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देना, यही पूछा जाएगा किस पर आधारित घटना है, ठीक है। तो आपको याद रखना है प्रकीर्णन पर आधारित घटना है। फिर खतरे का रंग लाल क्यों होता है? प्रकीर्णन के कारण, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अंतरिक्ष से पृथ्वी का रंग, एक गड़बड़ हो जा रही है, देखिए, पृथ्वी का रंग नीला दिखाई देना, तो यह भी किस पर आधारित है? प्रकीर्णन पर आधारित। यह हम लिखे ही हैं, प्रकीर्णन पर आधारित है। तो इसको उतार लीजिए पहले। अब आइए बात कर लेते हैं 2 सूत्रों की। यह थियरी वाला पोर्शन खत्म हुआ, इसमें 2 सूत्र हैं इस चैप्टर में जिन पे सवाल आएंगे, ठीक है। तो आइए बात करते हैं उन 2 सूत्रों की। तो पहला सूत्र है न्यूनतम विचलन कोण और अपवर्तनांक में संबंध। न्यूनतम विचलन कोण और अपवर्तनांक में संबंध, तो देखिएगा, न्यूनतम विचलन कोण, और इसे दर्शाते किससे हैं? डेल्टा यम से। डेल्टा यम व अपवर्तनांक इसे दर्शाते हैं ए से, में संबंध, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, तो यन बराबर, यन माने अपवर्तनांक। अब बताइए, आपको सूत्र पता होगा, यन बराबर होता है साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर। बस आई को हटाइए, आर को हटाइए, सब कुछ वही रहेगा, आई हटाइए, आर हटाइए, और यहां पे लिख देंगे डेल्टा यम प्लस ए बाई 2 पूरा बटे 2, और नीचे लिख देंगे ए बाई 2, ठीक है। जहां आपने 2 तो मान लिख लिए हैं, जहां आपको लिखना केवल ए बराबर क्या है,
यहाँ पे n लिखना था, सॉरी, यहाँ n है, अपवर्तनांक को n से दर्शाते हैं। जहां a बराबर क्या है, यह अपवर्तक कोण या लिख सकते हैं प्रिज्म कोण, प्रिज्म कोण। बाकी तो आप नाम जान रहे हैं, n फॉर अपवर्तनांक और डेल्टा m फॉर न्यूनतम विचलन कोण या अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। एक और सूत्र है पतले प्रिज्म के लिए, पतले प्रिज्म के लिए आपको पता है कि प्रिज्म कोण आदर्श कितना है, 60 अंश। अगर धीरे धीरे कम मान होने लगता है, 10 अंश का आ जाए तो हम कहेंगे पतला प्रिज्म। ठीक है, पतले प्रिज्म के लिए, पतले प्रिज्म के लिए किसमें संबंध, देखिए पतले प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण या न्यूनतम विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण, यही वाला लाइन लिखनी है, विचलन कोण व अपवर्तनांक में संबंध, व अपवर्तनांक में संबंध। यह क्या प्राप्त होगा, देखिए अपवर्तनांक के लिए n आता है, अल्पतम विचलन कोण के लिए डेल्टा m आता है। ठीक है, तो हो जाएगा क्या, देखिए यह सूत्र बनता है डेल्टा m बराबर n-1 इंटू a, जहां पर सभी नाम आपको पता है। डेल्टा m अल्पतम विचलन कोण है, n क्या है, n का मान अपवर्तनांक है और यहाँ पे एक तो गिनती है, और a क्या है, प्रिज्म कोण है। ठीक है, तो आप इसको उतार लीजिए और यह पूरा चैप्टर आपका समाप्त हो गया है, थियरी पोर्शन। और इसके बाद इसके न्यूमेरिकल बचे हैं, तो 2-3 न्यूमेरिकल की बात हम कर लेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, यह चैप्टर फिलहाल समाप्त हो चुका है न्यूमेरिकल, क्योंकि इसके निकल चुके हैं, आने की संभावना कम है। आ गया तो कोई बात नहीं, हम अगले वीडियो में इसको कवर कर लेंगे। तो एक वीडियो केवल न्यूमेरिकल पर बनेगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, धन्यवाद।